तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनके रसायन विज्ञान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम केमिकल शिफ्ट के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। केमिकल शिफ्ट अर्थात विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वातावरणों में किसी उपयुक्त संदर्भ यौगिक से नाभिकों के अनुनाद संकेत का पृथक्करण रासायनिक स्थिति या केमिकल शिफ्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के कारण जो हाइड्रोजन के पीक अलग अलग स्थान पर प्राप्त होना क्या कहलाता है? रासायनिक स्थिति कहलाता है या केमिकल शिफ्ट कहलाता है। केमिकल शिफ्ट में यदि हम सिद्धांत रूप से देखें तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर नाभिक जब नेग्ड प्रोटॉन हो तो उसका एक ही पीक आना चाहिए, परंतु विभिन्न इलेक्ट्रॉनिकी एनवायरनमेंट के कारण ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या नाभिक के अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र को परिरक्षित या शील्डेड कर लेते हैं। यह परिरक्षण प्रोटॉन के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने पर इनके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में भी अधिक होगा और जो प्रोटॉन या नाभिक को अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से और भी ज़्यादा परिरक्षित करेगा। फलते नाभिक पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के बराबर नहीं होता। यानी अपन ये सोचें कि हमने जितना उस पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डाला उतना का उतना उसके ऊपर है, तो वो नहीं होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वातावरण है उसके कारण उसमें परिवर्तन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रेरित क्षेत्र का परिमाण अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है। शील्डिंग की स्थिति में या परिरक्षण की स्थिति में प्रोटॉन पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र H = H0 ब्रैकेट में 1 - सिग्मा होता है। यहाँ पर सिग्मा जो है वो परिरक्षण पैरामीटर है। अतः हमारे पूर्व फार्मूला डेल्टा E = H ν गामा ब्रैकेट में H/2 H0 के स्थान पर हम यहाँ पर फॉर्मूला डेल्टा E H ν गामा ब्रैकेट में H/2 ब्रैकेट 1 - सिग्मा H0 यानी हम परिरक्षण पैरामीटर को यहाँ पर शामिल करते हैं। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करने के लिए फ्रीक्वेंसी = गामा/2 ब्रैकेट में 1 - सिग्मा H0 के बराबर होता है। तो इस तरह से हम इसकी गणना कर सकते हैं। यदि केमिकल शिफ्ट हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे इसमें अध्ययन करने के लिए हमारे पास जो दो तरह के संदर्भ हम काम में लेते हैं। एक होता है बाह्य संदर्भ और दूसरा होता है आंतरिक संदर्भ। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में टेट्रामिथाइलसिलेन जो पदार्थ है उसको हम आंतरिक संदर्भ यौगिक या इंटरनल रेफरेंस मटेरियल के रूप में काम में लेते हैं। टेट्रामिथाइलसिलेन में आप यदि देखें तो Si और CH3 इसका फॉर्मूला, यानी सिलिकॉन जो है वो 12 समतुल्य प्रोटॉन के द्वारा घिरा हुआ होता है और यहाँ पर 12 एक जैसे इक्विवेलेंट प्रोटॉन के कारण एक शार्प पीक आता है और ये हमारा डेल्टा 0 के स्थान पर ये पीक आता है। इसको सेलेक्ट करने का हमारा मुख्य कारण है कि इसमें 12 प्रोटॉन एक जैसे होते हैं जो कि हमारे अध्ययन करने वाले पदार्थों के बीच में कहीं भी इंटरफेयर या बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। दूसरा है इसके सभी प्रोटॉन किसी भी अन्य ज्ञात यौगिक की तुलना में अधिक परिरक्षित होते हैं। अतः कार्बनिक प्रोटॉनों की अपेक्षा ये अधिक रेडियो आवृत्ति के ऊपर अवशोषण करते हैं।
अगला है ये अक्रिय और चुंबकीय रूप से विषमदैशिक और वाष्पशील पदार्थ है, यानी लो बॉइलिंग पॉइंट है इसका। ओनली बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये जो है इजीली सब्सटेंस में से रिमूव हो जाता है, यानी हमारा जो रेफरेंस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कि पदार्थ को तुरंत शुद्ध कर दे और पदार्थ का में वाष्पित हो जावे। तो इस तरह से ये वाला पदार्थ होता है। अगला है ये अधिकांश कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। तो इस तरह से ये जो पदार्थ है वो उपयुक्त है, सभी तरफ से उपयुक्त है। टेट्रामिथाइल सिरेन ड्यूटेरियम ऑक्साइड में अविलेय होता है, अतः ये केवल जल विलेय यौगिकों के लिए, यदि हमारा कोई भी सब्सटेंस ऐसा हो जो कि वाटर सॉल्युबल हो तो उसके लिए हम यहाँ पर TMS की जगह पर 2,2 डाइमेथाइल 2,2 सिलापेंटेन 5 सल्फोनेट या DSS नामक सॉल्वेंट को काम में लेते हैं। ये अवाष्पशील सॉल्वेंट है और CH3SI के अलावा अन्य अवशोषण पीक भी देता है, और परंतु ये पीक के अध्ययन में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करता है। TMS और दूसरा सब्सटेंस संदर्भ यौगिक 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइसिलापेंटेन 5 सल्फोनेट या DSS दोनों ही पदार्थ रिलेटिवली इनर्ट हैं एंड डज नॉट रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये उदासीन पदार्थ हैं और अक्रिय पदार्थ हैं और ये किसी भी तरह से जो सब्सटेंस हैं उनके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन के लिए जो फर्स्ट NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया गया था वो ब्लॉक एंड पर्सेल ने 1946 में डेवलप किया था। अब हम बात करते हैं केमिकल शिफ्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है या किस तरह से उसको बताया जाता है। केमिकल शिफ्ट को हर्ट्ज में लिखा जाता है, इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज में लिखा जाता है एंड हर्ट्ज इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये हर्ट्ज जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो डाटा लेने के लिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम 2 स्केल काम में लेते हैं, एक तो है डेल्टा स्केल और दूसरा है टॉ स्केल। दोनों यूनिट फील्ड इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि हम डेल्टा की कैलकुलेशन करना चाहें तो हम स्क्रीन पर दिखाए गए फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड शिफ्ट फ्रॉम TMS इन हर्ट्ज अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हर्ट्ज, यानी प्रोटॉन संकेत की दूरी हर्ट्ज में और अपॉन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की आवृत्ति इनटू 10⁶। तो डेल्टा इज इक्वल टू होगा प्रोटॉन संकेत की दूरी हर्ट्ज में अपॉन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की आवृत्ति, जो कि किसके अंदर होती है, मेगा हर्ट्ज में होती है, और उसको हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखते हैं। फॉर्मूले में आप देखिए कि हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं। इस वैल्यू को, क्योंकि मेगा हर्ट्ज में वैल्यू होती है और उसको हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर में उसके अंदर 10⁶ आता है, तो उस वैल्यू को बहुत ही माइन्यूट वैल्यू आ जाए, इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए इसमें 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर डेल्टा या केमिकल शिफ्ट या रासायनिक स्थिति जो शिफ्ट है उसकी गणना करते हैं। सेकंड स्केल हमारा है टॉ स्केल। टॉ इज इक्वल टू होता है 10 माइनस डेल्टा। यहाँ पर TMS का जो पीक है, यदि हम डेल्टा लेते हैं तो 0 पर आता है, यदि टॉ लेते हैं तो 10 पर आता है, क्योंकि टॉ जो है जस्ट रिवर्स है, 10 माइनस डेल्टा जो है वो टॉ के बराबर होता है। अब हम
यहाँ पर कि किस तरह से हम उसकी गणना करेंगे, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे CH3Br का एब्जॉर्प्शन 162 हर्ट्ज पर होता है। CH3Br के जो प्रोटॉन है, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, एक ही तरह का प्रोटॉन है, CH3 ग्रुप ही प्रेजेंट है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो यहाँ पर जो तीन प्रोटॉन है एक जैसे हैं, और यहाँ पर ये जो पीक है वो 162 हर्ट्ज पर दिखाई देता है। जो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम में ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज है। तो यहाँ पर यदि हम ऊपर हमारे दिए गए फॉर्मूले से डेल्टा की कैलकुलेशन करें तो ऑब्जर्व्ड शिफ्ट है 162 हर्ट्ज का। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में लिखेंगे और वो वैल्यू हमारी है 60 मेगाहर्ट्ज। इट मीन्स हम उसे हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे और हम लिखेंगे 60 × 10⁻6 और साथ में फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो 10⁻6 में, यानी ये किसके बराबर हो गया, 2.70 ppm के बराबर हो गया। तो इस तरह से हमारा जो इसका पीक है वो कहाँ पे बनाएंगे हम, 2.70 ppm पे बनाते हैं। तो इस तरह से हम इसकी गणना करते हैं, किसकी, केमिकल शिफ्ट की गणना करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया है, ये इसलिए किया है कि हमारी जो वैल्यू है वो किसके, 0 से लेके और 10 के बीच में आ जाए। तो यहाँ पर इस उदाहरण से आपको पता चलता है कि अनुप्रयुक्त आवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर हमें देखना है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इनमें ग्राफ हमारे पास जो है, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको जैसा स्क्रीन पर देखो, आप स्क्रीन पर मैंने आपके लिए एक रफली ग्राफ बनाया है। रफली ग्राफ यदि ये देखें तो यहाँ पर नीचे आप देखिए डेल्टा का मान लिखा हुआ है। डेल्टा का मान 0 से 10 और ऊपर टॉ का मान यदि आप देखिए तो सबसे पहले जहाँ पर डेल्टा का मान 0 है वहाँ पर 10 है, जहाँ पर डेल्टा का मान 1 है वो 9 है, जहाँ पर डेल्टा का मान 2 है वहाँ पे 8 है। हम हमेशा इसके अंदर हायर फील्ड से लोअर फील्ड की तरफ जाते हैं, यानी डेल्टा जब 0, 1, 2 ये वाली वैल्यू है तो हम हायर फील्ड में हैं और वहाँ पर शील्डिंग ज़्यादा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का एनवायरनमेंट का शील्डिंग इफेक्ट है वो वहाँ पर ज़्यादा है। जब हम हायर डेल्टा की तरफ जाते हैं, आप ग्राफ में ध्यान से देखिए 6 to लेके 10 में, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लो है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है, वो वहाँ पर क्या है, डी शील्डिंग है प्रोटॉन के अंदर। तो हायर डेल्टा की तरफ डी शील्डेड प्रोटॉन होते हैं और लोअर डेल्टा की तरफ शील्डेड प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो यूँ जनरल हम देखें तो जैसे एलिफेटिक प्रोटॉन है तो वो शील्डेड ज़्यादा होते हैं, शील्डेड ज़्यादा होंगे, हायर फील्ड की तरफ होंगे, और एरोमेटिक प्रोटॉन जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक पाई करंट पाया जाता है वो लोअर फील्ड की तरफ होंगे और वो डी शील्डेड प्रोटॉन होंगे। एक जनरल बात है, बाकी सब वैल्यूज़ कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करती हैं। एक जनरल एग्जांपल आपको मैंने बताया है। यदि हम प्रोटॉन शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कॉमन टेबल हम बना सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रोटॉन और उनका केमिकल शिफ्ट कितने डाटा पर होगा, टाइप ऑफ प्रोटॉन और केमिकल शिफ्ट। डेल्टा हमारा ppm में है या पार्ट पर मिलियन में है, क्योंकि हमने उसे 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। टाइप ऑफ प्रोटॉन जैसे साइक्लोप्रोपेन का प्रोटॉन, तो उसका
डेल्टा का मान होगा 0.2। प्राइमरी CH3 ग्रुप जो एल्केन वगैरह से जुड़ा हुआ है वो होगा 0.8 से 1.0 पर। सेकेंडरी CH2 ग्रुप हाइड्रोकार्बन का 1.2 से 1.4 पर होगा। R3CH यानी टर्शरी जो कार्बन एटम पर लगा हुआ प्रोटॉन है, टर्शरी प्रोटॉन है, मतलब टर्शरी कार्बन पे लगा प्रोटॉन, उसका होगा 1.4 to 1.7। एलाइलिक के लिए वैल्यू होती है यानी डबल बॉन्ड सीट सिंगल बॉन्ड CH3 वाला, वो जो प्रोटॉन है वो होगा 1.6 to 1.7 पर। कीटोन में RCOCH3 2.1 to 2.6 पर होगा। बेंजाइलिक प्रोटॉन ArCH3 2.22 जो कि एरोमेटिक से जुड़ा हुआ CH3 है उसका, यानी एलिफेटिक है ये भी, 2.2 to 2.5। एसिटिलिनिक प्रोटॉन का जो कि ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के कारण से थोड़ा सा हायर फील्ड में चला जाता है और ये आ जाता है आपका 2.2 to 2.5 पर होगा। एल्काइल आयोडाइड में 3.1 to 3.3 पर होगा। एल्काइल ईथर के अंदर 3.1 to 3.9 होगा। एल्कोहल के अंदर 3.3 to 4.0 होगा CH2 वाला। एल्काइल ब्रोमाइड में 3.4 to 8.6 पर होगा। एल्काइल क्लोराइड में 3.6 to 3.8 पर होगा। विनाइलिक प्रोटॉन 4.6 to 5.0 पे होगा। एरोमेटिक देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर रिंग करंट पाई इलेक्ट्रॉन के कारण से क्या है, डी शील्डिंग है, तो ये लोअर फील्ड की तरफ चला गया और इसके डेल्टा का मान ज़्यादा होता है ना। और डेल्टा का मान कहाँ पर आ गया उसका, 6.0 to 9.5 पर आ गया। फिर है एल्डिहाइडिक प्रोटॉन, इसमें 7.5 to 10.5 पर होगा। देन एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका होगा 0.5 to 6.0 पर। एमिनो ग्रुप का होगा 1.0 to 5.0 पे। फिनॉल का होगा 4.5 to 7.7 पर। और कार्बोक्सिलिक RCOOH का होगा 10 to 13 पर। और इनोलिक ग्रुप का होगा 15 to 17 पर। तो इस तरह से हर एक प्रोटॉन के जो पीक हैं, जो ग्राफ हैं, वो अलग अलग रासायनिक स्थिति या केमिकल शिफ्ट के ऊपर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो केमिकल शिफ्ट है वो अलग अलग जगह पर, इट मीन्स इन सब चीज़ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इससे पहले वाले चैप्टर में भी मैंने आपको केमिकल शिफ्ट के बारे में बताया था और पीक किस जगह पर आएंगे उसके बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन की रिंग करंट से, प्रोटॉन की पोजीशन से और आउटर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहा है या अलाइन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किसका फर्क क्या होता है, केमिकल शिफ्ट अलग अलग जगह पर प्रोटॉन के प्राप्त होते हैं। और इस तरह से हम अलग अलग पोजीशन पर पीक मिलने से हम फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर सकते हैं। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। धन्यवाद।